नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने ला दिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सपने में भी कल्पना नहीं की थी किसी ने इतना बुरा हाल हो जाएगा। मैं आपको याद होगा 2 से ढाई महीने पहले जब मैंने एक शो में कहा था, तब कुछ चर्चा भी नहीं थी। जब एक दिन एक चैनल में मैंने देखा जो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें दे रहा था, तो मैंने अपने शो में कहा कि मैं गांव में जाता हूं, लगातार दौरे करता हूं। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, और मैं जो जमीन पे हालात देख रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि 7वें चरण पे आते आते हम पूछें कि एनडीए आगे रहेगा या इंडिया गठबंधन। मेरी इस बात की बहुत लोगों ने मजाक उड़ाई थी, कहा था कि तुम अखिलेश यादव के मित्र हो इसलिए कह रहे हो। मैंने उनसे कहा था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा लिखने वाला मैं था। लेकिन ये बात सही है कि अखिलेश यादव मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मेरे भाजपा में भी कई मित्र हैं। मैं दोस्ती रखने में विश्वास करता हूँ, दुश्मनी रखने में नहीं। लेकिन ये बात दीगर है, लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने वो कर दिखाया जो मोदी अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। 400 पार का नारा गढ़ने वाले मोदी जी, हर जगह अपना चेहरा दिखाने वाले मोदी जी उत्तर प्रदेश में फंस गए, और भारतीय जनता पार्टी 400 तो छोड़ो, अपने दम पर बहुमत भी नहीं ला सकी। भाजपा के कार्यालय में जश्न हुआ, खुद को अभी से प्रधानमंत्री बना लिया, जबकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या करेंगे अभी तय नहीं है। संघ बहुत एक्टिव हो गया। जाहिर है राजनीति बहुत उलझ गई है, और राजनीति की इन गांठों को विस्तार से एक ही शख्स बता सकते हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रोज आप एबीपी चैनल पर देखते हैं उनको। हम बात कर रहे हैं अभय दुबे जी की, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छा अनुभव है। चलते हैं उनके पास, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जितने दिनों से जो बातें कर रहे थे रोज मेरे साथ शो में, लगभग वही तस्वीर आज दिख गई, सिवाय उड़ीसा के। बंगाल में हम लोग बात कर ही रहे थे, आप कह रहे थे कि बंगाल में स्थिति बहुत खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो खुद को अभी से अपना तीसरे टर्म का प्रधानमंत्री मान लिया, कि जैसे वो शपथ ही लेने जा रहे हो। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या कोई खेल कर सकते हैं, या आसानी से मोदी जी बन जाएंगे, गडकरी और राजनाथ सिंह ताजपोशी करवा देंगे और संघ खामोश बैठा रहेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी के सामने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में दो बड़ी बाधाएं हैं, या कह सकते हैं दो बड़े खतरे हैं। एक खतरा तो यह है कि उनके दो सहयोगी दल, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, कहीं पाला बदलकर इंडिया गठबंधन में न चले जाए। इसकी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, चर्चा शुरू हो चुकी है, और दोनों नेताओं का, चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का, अगर आप इतिहास देखें तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों के ऊपर कोई भी पार्टी, कोई भी मोर्चा भरोसा नहीं कर सकता। इनकी निष्ठा केवल अपनी बेहतर राजनीतिक स्थिति और बेहतर राजनीतिक फायदे के साथ है, जो सबकी होती है। इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। हर कोई राजनीति में इसी तरीके से चलता है, और क्षेत्रीय शक्तियां जो छोटी होती हैं, एक प्रदेश में सीमित होती हैं, उनके पास 10, 12, 15 एमपी होते हैं, तो उन्हें इस कला में महारत हासिल करनी पड़ती है कि वो अपनी हैसियत से ज्यादा बार्गेन कैसे कर लें। यही गठजोड़ राजनीति का सार तत्व है कि अगर किसी के पास 12 एमपी हैं तो वो इस तरीके से सौदेबाजी करता है जैसे उसके पास 50 एमपी हैं। जिसके पास 50 एमपी हैं वो तो फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का दावा करने लगेगा। तो ये स्थिति है, और ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। आज देखिए, शकुनी चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए, नीतीश कुमार ने अंदर से कह दिया कि मैं लंच कर रहा हूं, मैं नहीं मिल सकता। एक मुख्यमंत्री अपने उप प्रधानमंत्री से मिलने से इनकार कर देता है। कोई साधारण परिस्थिति होती तो बुला के उनको भी खाने में बैठा लेता। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद में शकुनी चौधरी बैरंग वापस चले आए। ये मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या क्या घटित हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा खतरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जैसा कि आपने अभी कहा कि वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है, वो पहले से ही सक्रिय था। कल नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक होगी, जो पूरी परिस्थिति का जायजा लेंगे और आकलन करेंगे क्या उन्हें करना है, क्या नहीं करना है। उनकी तरफ से लगातार नरेंद्र मोदी को छोड़कर बाकी सबको फोन किए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी से उनकी बातचीत हो चुकी है, गडकरी तो नागपुर में ही रहते हैं, उनकी बातचीत हो चुकी है। हर नेता के संपर्क में संघ है। संघ हर प्रदेश का जो सबसे बड़ा सांगठनिक पदाधिकारी होता है बीजेपी में, वो संघ का प्रचारक है।
मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि संघ जिस वक्त 370 पार और 400 पार के नारे लग रहे थे और एग्जिट पोल आ गया था जिससे भारतीय जनता पार्टी बम बम थी, नरेंद्र मोदी बम बम थे, उस वक्त संघ क्या सोच रहा था, क्या योजना थी? संघ की योजना थी कि अगर नरेंद्र मोदी को वास्तव में 350 सीटें मिलती हैं और एनडीए 375 तक पहुंचता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी से अपने प्रचारकों को वापस बुलाना शुरू कर देगा और फिर भाजपा की पाले में गेंद होगी कि आप अपने संगठन मंत्री चुन लीजिए और अपनी पार्टी उसके हिसाब से चलाइए। उसका कारण यह है कि संघ के वे प्रचारक, जीवनदानी प्रचारक, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय पद, संगठन मंत्री के पद पर वर्षों से काम कर रहे हैं, इस बार उन्हें कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने सारे निर्णयों को, सब चीजों को आउटसोर्स किया। उनको बनी बनाई खिचड़ी दी गई कि आप इसको खा लीजिए। पहले क्या होता था, उनके पास राजनीतिक पहलकदमी होती थी, वो कार्यकर्ताओं से काम लेते थे, चुनाव का बंदोबस्त करते थे और स्वयंसेवकों को भी, जो भारतीय जनता पार्टी में अन्यथा सक्रिय नहीं है, चुनाव के दिनों में घरों से निकलवाते थे और वो सारे स्वयंसेवक काम करते थे। इस बार वो निष्क्रिय बैठे रहे, उनकी तरफ से कोई पहलकदमी नहीं ली गई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें उनकी जरूरत ही नहीं है। और चुनाव के बीच में जेपी नड्डा ने कह भी दिया कि संघ अब हमारा संचालन नहीं करता, हम पूरी तरीके से सक्षम हो चुके हैं। भला बताइए मोहन भागवत ये कैसे भूल सकते हैं कि जब पिछले दिनों झंडेवालान छठवें दौर से ठीक पहले झंडेवालान में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले वगैरह की बैठक हुई, इसमें चुनाव का जायजा लिया गया, उसकी संभावनाओं पर बातचीत हुई, तो अमित शाह ने खम ठोक कर कहा कि 325 से कम हमारी सीटें नहीं आएंगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 325 से कम नहीं आएंगी। ये प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा बनाए गए इकोसिस्टम में डाला गया एक फिक्रा था और जैसे ही प्रधानमंत्री दफ्तर का जो इकोसिस्टम है उसमें कोई आंकड़ा डाला जाता है, कोई फिक्रा डाला जाता है, कोई बात डाली जाती है, कोई तर्क डाला जाता है, वैसे ही उस इकोसिस्टम में काम करने वाले सभी पत्रकार, सभी एंकर, सभी पूंजीपति, सभी लोग वही बात जोर जोर से बोलने लगते हैं बार बार। हर एक की जिम्मेदारी है कि उस बात को कम से कम 500-600 बार कहे विभिन्न मंचों पर। इस तरीके से वो बात अपने आप में एक यथार्थ लगने लगती है। जैसे ही वहां 325 का आंकड़ा आया, वैसे ही टीवी कहा जाने लगा कि हम गारंटी से कहते हैं कि 325 आएगा, 325 आएगा, 325 से एक सीट कम नहीं आएगी, 325 से एक सीट कम नहीं आएगी। 2019 में 303 आया था, अब की बार 325 आएगा, ये कहा जाने लगा। अब जबकि बिल्कुल मामला पलट गया है और भारतीय जनता पार्टी हकीकत का सामना कर रही है, कड़वी हकीकत का सामना कर रही है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो एक फर्जी किस्म का स्वागत समारोह किया गया, ये असल में सारे फूल पहले से मंगवा कर रख लिए गए थे। तो हमारे एक मित्र का कहना था कि फूल बर्बाद ना हो जाए, ये विनोद अग्निहोत्री कहना था कि फूल बर्बाद ना हो जाए, उस पर किया गया पैसा, चलो फूल अपने ऊपर बरसवा ही लिए जाए। इसलिए प्रधानमंत्री बहुत सोच विचार के एक भाषण तैयार करके लाए, टेलीप्रॉम्प्टर पे उस भाषण को उन्होंने पढ़ा, इस कला में उन्हें महारत हासिल हो चुकी है और अपने ऊपर फूलों की वो पत्तियां बरसवाई जो कि हार से पूरी तरह बोझिल थी और बहुत बुरी तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर गिर रही थी। उनको बड़ा दर्द हो रहा होगा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ विक्ट्री व्हिच टेस्ट्स लाइक अ डिफीट। ये एक ऐसी जीत है जिसका स्वाद हार की तरह है। ये पूरा का पूरा वहां ड्रामा हो रहा था। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को मैंने इतना खिसियाए हुए और जैसे कि उनकी खीसें निकली पड़ रही हो, इतना खिसियाए हुए मुद्रा में कभी नहीं देखा जितना आज देखा। दरअसल इस पूरे चुनाव में वो खिसियाए हुए रहे, पूरे चुनाव में खिसियाए हुए रहे। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा, उनको लगा कि सबसे ज्यादा खतरनाक डॉक्यूमेंट है, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऊपर वो पिल पड़े, लेकिन उस किसी भी बात का तथ्यात्मक खंडन नहीं किया। उल्टी सीधी ऑल फॉल किस्म की बातें करते रहे, सब जनता के बीच में अपना मजाक बनवाया। पर नरेंद्र मोदी की पहले छवि ये थी कि बड़े अच्छे वक्ता हैं, अपनी बात को बड़ी ठीक से कहते हैं। इस चुनाव में उनकी वो छवि भी खत्म हो गई। जिस चीज को ब्रांड नरेंद्र मोदी होते हैं, इस वक्त मुंह के बल धूल में गिरा हुआ है। और तकनीकी रूप से देखा जाए तो एनडीए के पास बहुमत है,
तकनीकी रूप से देखा जाए तो वो सरकार बना लेंगे, बशर्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ही शर्त पे चुन सकता है कि नरेंद्र मोदी जाएं, कान पकड़ के उठक बैठक लगाएं और कहें कि अभी तक हमसे जो नादानियां हुई हैं उनके लिए हम माफी मांगते हैं, अब परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अगर वो ऐसा करने से इनकार करते हैं, जो कि मुझे लगा कि ऐसा वो नहीं करेंगे, उनके भाषण को सुन के मुझे लगा, क्योंकि भाषण में वही बातें वो दोहरा रहे हैं जिन भाषणों को पहले वो कहते थे, तो मेरे ख्याल से मोहन भागवत के पास कई विकल्प हैं। क्या जैसे नरेंद्र मोदी के लिए संसदीय दल का नेता चुन पाना मुश्किल होगा। जो लोग उन्हें माला पहना रहे थे बड़ी, इसमें एक तरफ राजनाथ सिंह थे, एक तरफ अमित शाह थे, वो लोग ही उनके खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, अमित शाह तो नहीं होंगे ना, राजनाथ सिंह हो सकते हैं, अमित शाह तो नहीं होंगे ना। नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्ताव रखा जाए कि देखिए आप तो बनेंगे नहीं, अब आप बता दीजिए, क्योंकि आप आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप बता दीजिए कि आप किसको पसंद करते हैं, आप किसको तरजीह देना चाहते हैं। तब अमित तो तय करेंगे कोई अमित शाह को बना दिया जाए या किसको बनाया जाए, तब इस तरह की बात होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी जबरदस्त डिफीट हुई है, जबरदस्त हार हुई है, तो अब योगी आदित्यनाथ का पत्ता तो उसकी वजह से वैसे ही कट गया है। एक मुख्यमंत्री होने के तौर पर जिम्मेदारी, भले ही उन्होंने खुद ही ये डिफीट इंजीनियर की है, भले ही उन्होंने खुद ही इस हार को इस तरह करने में उनकी एक भूमिका रही है, लेकिन अब चूंकि जिम्मेदारी तो उनके ऊपर भी जाएगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में आप 43 सीटें हार गए और आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ये तो होगा नहीं। तो वो जो दंड नरेंद्र मोदी ने झेला है, उस दंड के भागीदार तो वो भी बनेंगे, आदित्यनाथ जी भी बनेंगे दंड के भागीदार। तो इस वक्त परिस्थिति काफी जटिल है, आदित्यनाथ जी के लिए भी जटिल है, नरेंद्र मोदी के लिए भी जटिल है। और नरेंद्र मोदी के जो 2-3 टॉप लेफ्टिनेंट हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी, उन लोगों के लिए भी जटिल है। वो सब लोग तलवार की धार पर चल रहे हैं। कल नागपुर में जो बैठक होगी, उस बैठक में अगर वो तस्दीक कर देते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ही अगली सरकार का नेतृत्व करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने कान पकड़ के माफी मांग ली है और उन्हें माफ कर दिया गया है। फिर संघ देखेगा कि ये जो उन्होंने माफी मांगी है उस हिसाब से आचरण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसी तरह का एक समझौता 2014 में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में हुआ था, जिसके कारण मोहन भागवत ने संघ के जितने भी संगठन हैं, मोर्चा संगठन है, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय किसान संघ, विद्यार्थी परिषद और स्वदेशी जागरण मंच वगैरह वगैरह, ये सारे हैं, विद्या भारती, इन सब से कहा था कि आप सरकार के खिलाफ 1.5 साल तक नहीं बोलेंगे। 1.5 साल का मोरेटोरियम लगाया गया था, लेकिन वो मोरेटोरियम लगातार जारी रहा। वो उसके बाद में मोदी का हाथ भारी हो गया और मोहन भागवत का हाथ हल्का होता चला गया और पूरा जो शक्ति संतुलन था दोनों के बीच में वो गड़बड़ा गया। अब इन चुनाव परिणामों ने उस शक्ति संतुलन को फिर से पुरानी स्थिति में पहुंचा दिया है और अब मेरा मानना यह है कि जो मोहन भागवत चाहेंगे वो होगा। लेकिन अभय जी, एक समस्या ये आएगी कि मोहन भागवत के चाहने के बावजूद भी 2 लोगों को और चाहना पड़ेगा ना, जिसका एक का नाम नीतीश है, एक का चंद्रबाबू नायडू है। अगर ये दोनों नहीं चाहेंगे तो मोहन भागवत कितना भी चाह ले तो फिर सरकार नहीं बनेगी। ये तो मैंने पहले ही कह दिया, मेरा कहना है ये बाहरी दिक्कतें हैं और अंदरूनी दिक्कत ये है। दिक्कत ये है। अब मुझे ये बताइए, उन दोनों को तो साथ रखना ही है इन्हें, क्योंकि उन दोनों को अगर वो दोनों हटे तो उनके पास जो 30-31 सीटें हैं, दोनों पक्ष बराबर बराबर हो जाएंगे, बराबर इनके 30-31 कम हो जाएंगे और इनमें से एक उधर चला गया तो भारी हो जाएगा, सरकार बनाने लायक भारी हो जाएगा। हाँ, तो वो तो बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो संघ भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो बाहरी समस्या है, इसका भी सामना नरेंद्र मोदी को करना है। और जो अंदरूनी समस्या है, जो मुझे लगता है ज्यादा संगीन है, उसका भी उनको सामना करना है, क्योंकि वो पार्टी के अंदर की समस्या है। अब उत्तर प्रदेश में जो पराजय हुई है उसकी मोदी की जिम्मेदारी है। मोदी ने जो नकारात्मक मुहिम चलाई, नकारात्मक मुहिम का सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सकता था, लेकिन उसमें तो जो उत्तर प्रदेश की अंदरूनी भाजपा की राजनीतिक स्थिति थी उसका बहुत बड़ा हाथ है। आप सोचिए भाई, इन्होंने एक जाट को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया, जाटों ने तो उनको वोट नहीं दिया। इन्होंने एक जाट को उपराष्ट्रपति बनाया,
जाटों ने तो वोट नहीं दिया इनको, राजस्थान के जाट को उपराष्ट्रपति बनाया, राजस्थान के जाटों ने वोट नहीं दिया इनको, हरियाणा में जाटों ने वोट नहीं दिया इनको, सिख पंजाब के सिख जाटों ने इनको वोट नहीं दिया। ये किसान आंदोलन का दमन जो उन्होंने किया था और 3 जो दमनकारी कृषि कानून बनाए थे वो इनको बहुत महंगे पड़े। ठीक बात है, किसान से उत्तर भड़क प्रदेश, गए। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में जो पराजय हुई है, नुकसान हुआ है, वो सारा नुकसान जोड़ लीजिए, सीधे सीधे किसान आंदोलन के खाते में जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि चंद्रबाबू नायडू को बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने वोट दिया है आंध्र प्रदेश में। वहां पे वो मुसलमानों के आरक्षण टाइप की भी कुछ चीज प्रस्ताव लाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते ही वो मुसलमान वोट हर हालत में हट जाएगा, ये चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू उड़ीसा का हाल देख रहे हैं कि कैसे पटनायक साहब की उंगली पकड़ी बीजेपी ने और पटनायक को खत्म कर दिया। जेपी नड्डा कह ही चुके हैं कि हम क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में 2 ही पार्टियां रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी को सपोर्ट करेंगे या नीतीश करेंगे, दोनों नेता जानते हैं कि मोदी जी कब उनकी पार्टी का विलय कर दे, शिवसेना की तरह तोड़ के अपने में मिला लें, बीजेपी मजबूत कर लें, का भरोसा नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन में, काल्पनिक सवाल कर रहा हूं आपसे, इंडिया गठबंधन कहता है चंद्रबाबू नायडू से कि आइए आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनिए हमारे साथ, नीतीश से कहा जाए कि आप अपने बेटे को सीएम बनाइए और हमारे साथ किसी अच्छे मंत्रालय का 2-3 मंत्रालय को संभालिए, तो क्या आपको लगता है कि अब मलाई खाने का समय नेताओं को छोड़ देंगे ये लोग नेता दोनों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे मैं नीतीश हो? आपने जो बात कही, आपने जो सवाल पूछा है, मैं इसके जवाब में आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूँ, एक परिकल्पनात्मक स्थिति रखता हूँ। वो ये है कि मान लीजिए आप एक क्षेत्रीय दल के नेता हैं और आपके पास 15 एमपी, तो आप एक ऐसी पार्टी के गठजोड़ में जाना पसंद करेंगे जहां पर 250 सीटों पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री है, या ऐसी पार्टी के गठजोड़ में जाना पसंद करेंगे जहां पर 100 सीटों का व्यक्ति प्रधानमंत्री है। नेचुरली एक ऐसा प्रधानमंत्री जो क्षेत्रीय शक्तियों के दमन के लिए जाना जाता है, क्षेत्रीय शक्तियों की पार्टियों को तोड़ने के लिए जाना जाता है, उनके खिलाफ साजिश करने के लिए जाना जाता है, जिसने अपनी पार्टी का जो ग्रोथ पैटर्न है वो यही बना रखा है कि किस तरह वो क्षेत्रों में क्षेत्रीय शक्तियों को खत्म करेगा और उनकी जगह कब्जा करेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना को वो खत्म करना चाहते हैं, बीजू जनता दल को उन्होंने खत्म ही कर दिया। ये सब इनका भारतीय जनता पार्टी का जाना माना रिकॉर्ड है। आप जो बात कह रहे हैं, ये सारे सवाल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मन में चल रहे होंगे। अब सवाल ये, अब तो गेंद इन दोनों बहुत ही अनुभवी और तजुर्बेकार और बहुत ही उस्ताद राजनेता हैं दोनों, इनके माथे इनके पाले में भी है। इनको तय करना है कि इनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे ये किस तरह काम करेंगे। तेलुगु देशम ने तो घोषणा पत्र में लिखा है कि वो 4% आरक्षण जो है वो मुसलमानों को देंगे, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरक्षण के विरोध में है। अमित शाह ने कम से कम 100 भाषण दिए होंगे इसके खिलाफ कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उनके वो उसमें करेंगे तो इसका मतलब वो या तो अमित शाह अपना वापस लेंगे या ये वापस लेंगे अपना। भाई अटल बिहारी वाजपेयी की जब गठजोड़ सरकार थी तो जितने भी विचारधारात्मक मुद्दे थे सबको उठा के हाशिए ताक पर रखना पड़ा था ना। ठीक बात। इस तरह इनको भी उठा के ताक पर रखना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या तिकड़म करते हैं, परिस्थितियां किस तरीके से बदलती हैं। सब कुछ नरेंद्र मोदी की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी की मर्जी के मुताबिक होता तो इस वक्त ये 305, 310, 15 सीटों पर बैठे होते। इनका वक्त खराब चल रहा है और अभी इनका अच्छा वक्त शुरू नहीं हुआ है। अपने जोशी जी से पूछिएगा अच्छा वक्त कब शुरू होगा। आज सुबह से अभय जी इतने फोन मेरे पास, इतने फोन की ज्योतिषी जी को बुला लो, ज्योतिषी जी को बुला लो। बताइए, आप तो नहीं मानते हैं अभय जी एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष वाली बातों को, लेकिन बताइए जिस समय एग्जिट पोल 350-400 दिखा रहा हो, उस समय ज्योतिषी कह रहा हो कि किसी कीमत पे बीजेपी को बहुमत नहीं आएगा, और दावे के साथ कह रहा हो कि ये ग्रह बदल रहे, नहीं आएगा। बताइए, उनके पास तो ज्योतिष का शास्त्र है, पोथी पत्रा है, उसको पढ़ के उन्होंने ग्रह कुंडली बना के सब ये पता लगाया होगा। हम तो विश्वास नहीं करते। हमने तो आपसे कल ही कहा था कि भाई इनकी 250 सीटें आएंगी। तो अभी 245 करीब है इनकी सीटें। यही तो मैंने कहा था आपके सामने, साहब कहा था 250। और आज सवेरे जब संदीप सवेरे पहुंच गए थे हम लोग एबीपी चैनल पे, 6 बजे ही बुला लिया था उन्होंने।
तो उन्होंने, संदीप चौधरी ने मुझसे पहला सवाल पूछा कि आपको क्या लग रहा है, जो ऑन एयर थे जब हम लोग, तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है लेकिन बहुत खींचतान करके बनेगी। वह ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे कि 2019 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा वगैरह वगैरह, सब बातें हो रही थी। मैंने कहा कि उनकी सरकार बनेगी लेकिन खींचतान करके बनेगी, और हमने कहा आपको शाम को जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये जो एग्जिट पोल जो है ना वो क्यों चलाया। 12 बजे तक एग्जिट पोल का एग्जिट हो चुका था और एग्जिट पोल आ चुके थे। कल जो है, कल आज तक पे सुधीर चौधरी बैठे हुए थे, अंजना कश्यप और 8-10 पत्रकार बैठे हुए थे। पीछे मोदी जी की बहुत बड़ी फोटो लगी थी, मोदी 3, तीसरी बार मोदी। सुधीर चौधरी ने क्या कहा कि पहली बार जब मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था सबका साथ, अगली बार आए तो सबका विकास, इस बार आएंगे तो सबका हिसाब, और इस बार मोदी जी आएंगे तो सारे बेईमान जेल चले जाएंगे, सब भ्रष्टाचारी जेल चले जाएंगे। और वो विजन बता रहे थे, ऐसा लग रहा था नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, सुधीर चौधरी से पूछ पूछ के काम करेंगे। और पूरा सब हो रहा था कि कौन कौन मंत्रिमंडल में रहेगा और किस किस को वो ठिकाने लगाएंगे, पूरी 1 घंटे की परिचर्चा। क्या ये जो एग्जिट पोल करने वाले हैं ये कम दोषी नहीं है? क्या इन्होंने जानबूझकर भारत के चुनाव को प्रभावित नहीं किया? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा ना कि पीएमओ जो होता है वो एक इकोसिस्टम बनाता है, चलाता है। पीएमओ काम यही है। उस इकोसिस्टम में जो लोग सक्रिय हैं, काम करते हैं, ये हमारे दोनों जो एग्जिट पोल करने वाले हैं, बड़े प्रदीप गुप्ता हों चाहे यशवंत देशमुख हों, आप तो जानते ही हैं कि उनका राजनीतिक इतिहास क्या है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, अब वो किस तरह के तर्क दे रहे थे कि भाई हमने वोट परसेंटेज तो सही निकाल दिया, सीटें निकालने में हमसे गलती हो गई। अच्छा, तो उनसे प्रभु चावला ने पूछा सवाल कि आप पत्रकारों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं, कि दलित वोट इधर चला गया उधर चला गया, ये तो पत्रकारों का काम है, आप तो सेफोलॉजिस्ट है ना, आप तो डेटा पे बात कीजिए। आपके पास रॉन्ग डेटा कैसे पहुंचा? सही बात है। रॉन्ग डेटा की आपने रॉन्ग प्रोसेसिंग की। पहले से तय था कि या तो आपका वोट परसेंटेज गलत निकलेगा या आपकी सीटें गलत निकलेंगी। ये उन्होंने परसों कहा भी था प्रभु चावला ने कि आपकी 2 में से एक चीज गलत निकलेगी। अच्छा, प्रदीप गुप्ता तो माई एक्सेस वाले तो रोने लगे, आज तक पे चैनल बैठ के बाकायदा रोने लगे। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा। अरे वो रोने लगे, वो पूरे देश में ट्रोल हो रहे हैं। वो राजीव सरदेसाई ये सवाल पूछो, वो बाकायदा रोने लगे वो, और लोग ट्रोल कर रहे हैं कि पहले गुनाह किया क्या रोने से। लोग कह रहे हैं कि एक मोदी जी रो रहे हैं और एक आप रो रहे हैं, 2 ही लोग तो रोते हैं। उनका तर्क क्या है कि क्यों उनका गलत क्यों निकला? वो अलग अलग अपनी कहानी बता रहे थे, हम ये पढ़ने जैसे होती है बहानेबाजी जो होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं ये एग्जिट पोल देने के पीछे कारण ये भी होगा कि वो देखिए, AK वाजपेयी ने आज बताया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और LJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनका कहना है कि कानून में लिखा हुआ है कि एग्जिट पोल करना ही गैर कानूनी है, एग्जिट पोल होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, नहीं होना चाहिए। अब बात खुल के निकल के आएगी और एग्जिट पोल करने पर रोक लगानी चाहिए। ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है पूरा का पूरा। असल में मुझे दूसरी बात लगती है, मोदी जी की लोकप्रियता जो है, मोदी जी की लोकप्रियता, इससे बड़ा कोई भारतीय राजनीति में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ आज। हाँ, ये रेटिंग एजेंसियों का और मीडिया ने और बीजेपी के प्रचार तंत्र ने मिलकर ये पूरा मिथक खड़ा किया है कि मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। अच्छा, झूठ बोलते बोलते आपको थोड़े दिनों बाद लगने लगता है कि आप अपने ही झूठ पे विश्वास करने लगते हैं कि सच है। तो 10 साल से लगातार मोदी की लोकप्रियता का झूठ बोलते बोलते मोदी जी खुद यकीन हो गया कि हम वास्तव में लोकप्रिय हैं और हम खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में से टिकट दिए। अब अयोध्या में आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, लल्लू सिंह जी जो है 60-70 हजार वोटों से हार गए। कितनी शर्म की बात है ना। वही लल्लू सिंह जी हैं जिन्होंने कहा था कि 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदलना है। तो लल्लू सिंह जी का तो पूरे बीजेपी को हराने में योगदान है। हाँ, सही बात है। और कितनी बड़ी बदनामी की बात है, अयोध्या हार गए। अरे अभय जी, एक टाइम में तो एक राउंड में मोदी जी हार गए थे पीछे, 5.25 लाख। हाँ, 5.25 लाख मोदी जी 3.5 लाख से जीते थे। 1.5 लाख वो 1.5 लाख पे रुक गए। इस बार वो 1.5 लाख पे रुक गए। अजय राय जो है, जो भी हो, कोई बहुत बड़े और ऐसे लोकप्रिय नेता नहीं है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर है प्रदेश के, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा उनको उत्तर प्रदेश में जानता हो और वो सब। आप देखो ना कितनी जबरदस्त। कांग्रेस के एक नेता मुझसे कह रहे थे गलती हो गई, हमको प्रियंका गांधी को लड़ा देना चाहिए था यहाँ से।
प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाती, अब हरा देती मोदी जी को। हरा देती मोदी को। प्रियंका गांधी लड़ती तो मोदी जी हार जाते चुनाव, या हारने की कगार पर पहुंच जाते। इनका स्मृति ईरानी ऐसा हाल होता। स्मृति ईरानी की राजनीति का क्या होगा? मोदी जी फिर बना देंगे उनको मंत्री, मानेंगे नहीं मोदी जी मंत्री बनाए बिना। आपको लग रहा है मोदी जी देखिए, प्रधानमंत्री? मैं तो आपके सामने एक बात कह रहा हूं जो मैं कल से और कहना शुरू करूंगा दूसरे मंचों पे। मैं चाहता हूं कि फिर से भाजपा की सरकार बने, गठजोड़ सरकार बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसी तरीके से वो संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए लोगों को सताना जारी रखें। तो या तो 5 साल के बीच में चुनाव होगा या 5 साल बाद चुनाव होगा। इन लोगों का ऐसा सुपड़ा साफ होगा, चाहे 25 साल तक हिंदुत्ववादियों की वापसी नहीं होगी। अभी इनको एनडीए को बहुत मिल भी गया है, 25 साल तक इनकी वापसी नहीं होगी। और ये सब खुद अपने हाथ से अपनी कब्र खोदेंगे, तो इस कब्र में बैठ के कहेंगे हमारे ऊपर मिट्टी डालो। अति कर दी थी उन्होंने, अति कर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स संस्थाओं की हालत खराब कर दी थी। तो अगले 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होंगे। कब तक हो जाएगा फैसला आपके हिसाब से प्रधानमंत्री बनने का? अगर देखिए आरएसएस ने पंगा ले लिया तो मामला लटक जाएगा। फिर कल कांग्रेस की, कल इंडिया गठबंधन की भी तो बैठक होगी। वो लोग भी तय करेंगे कि अगर विपक्ष में बैठेंगे कि वो सत्ता के लिए दावेदारी करेंगे। अगर वो कहते हैं सत्ता के लिए दावेदारी करेंगे तो तुरंत हरकारे रवाना हो जाएंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ। अच्छा अभय जी मुझे बताइए कि अगर कल इंडिया गठबंधन एक दांव खेलता है, वो कहता है कि खड़गे जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और देश को पहला दलित प्रधानमंत्री दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी को न्योता भेजता है, नीतीश जी को न्योता भेजता है कि आप भी समर्थन कर दीजिए। अब अगर खड़गे जी को समर्थन नहीं करते चंद्रबाबू नायडू, नीतीश, तो ये तय बात है कि दलित वोट जिंदगी भर के लिए चला जाएगा। यानी बड़ा मैसेज है कि दलित प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, दलित वोट कांग्रेस में पूरे देश में कंसोलिडेट हो जाएगा, पूरे देश में कंसोलिडेट हो जाएगा कांग्रेस के लिए। तो इस दांव पे अगर दलित और मुसलमान वोट अगर कांग्रेस को मिल गया, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस तो आभार हो गया है, 6 सीट तो जीत गए लोग। तो जो आप दलित तो मुसलमान वोट अगर कांग्रेस के साथ हो गया एक बार मजबूती से, तो आप समझिए 50% ब्राह्मण अपने आप शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस। वही वोट बैंक था पहले, दलित और ब्राह्मण और मुसलमान, ये वोट था बैंक था उसका। तो अगर ये दांव कल वो चलते हैं, खड़गे जी का नाम सामने रख देते हैं और न्योता नीतीश को, चंद्रबाबू को भेजते हैं, तो क्या रहेगा आपके हिसाब से? क्या रहेगा? जबरदस्त रहेगा। वो लोग काफी पसोपेश में पड़ जाएंगे, क्या करें क्या ना करें। मैंने सुझाव दे दिया कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी सारी बातचीत करी, आभार आपका, थैंक यू। तो ये थे अभय द्विवेदी जी, जो देश की राजनीति को हमको समझा रहे थे और बता रहे थे। जाहिर है अगले 2-3 दिन राजनीति के बहुत अहम रहेंगे, हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा।